एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन में निम्निष्ठों की स्थिति और उच्चिष्ठों की स्थिति ये हमने देखा था। हम केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई, द्वितीयक उच्चिष्ठों की चौड़ाई, निम्निष्ठों की चौड़ाई और रिजिकोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था, हमको प्राप्त हुआ था निम्निष्ठों की स्थिति। निम्निष्ठों की स्थिति के लिए फार्मूला ये प्राप्त हुआ था हमको, yn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, तथा उच्चिष्ठों की स्थिति के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ था इसके लिए फार्मूला प्राप्त हुआ था yn डैश इज इक्वल टू 2n+1 बटे 2 इंटू लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठों की चौड़ाई। हमारा आज का पहला टॉपिक है केंद्रीय उच्चिष्ठों की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ठों की चौड़ाई को बीटा 0 से दर्शाते हैं। हम यहाँ पर बीटा 0 का मान ज्ञात करेंगे। केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो चौड़ाई जो होती है, पर्दे पर जो केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति होती है उसके दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ बनते हैं उनके बीच की दूरी होती है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो चौड़ाई होती है वह केंद्रीय उच्चिष्ठ जो बनता है पर्दे पर उसके दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ उनके बीच की दूरी होती है। और हम जानते हैं प्रथम निम्निष्ठ जो होता है उसके लिए फार्मूला है, मतलब निम्निष्ठों की स्थिति के लिए जो फार्मूला है वो है yn इज इक्वल टू n लैम्डा d बटे स्मॉल d। सपोज इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। तो उस स्थिति में यदि हम यहाँ पर n का मान 1 रखें तो n का मान यदि हम 1 रखते हैं तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है y1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। तो ये y1 जो मान है यह प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति है। प्रथम निम्निष्ठ के लिए y1 इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, जहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, d स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है और d स्लिट की जो चौड़ाई है वह है। अब यहाँ पर परिभाषा से स्पष्ट है केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई की कि केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई दोनों ओर के निम्निष्ठों के बीच की दूरी होती है। और हमको पता है केंद्रीय उच्चिष्ठ से दोनों ओर जो निम्निष्ठ बनता है उसकी दूरी समान होती है। अतः यहाँ बीटा 0 का 2 इंटू y1। केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो चौड़ाई होगी बीटा 0 बराबर हो जाएगा 2 इंटू y1। 2 का मल्टीप्लिकेशन y1 के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्रीय स्थिति से ऊपर की ओर का निम्निष्ठ और केंद्रीय स्थिति से नीचे की ओर का निम्निष्ठ दोनों निम्निष्ठ आपस में बराबर होते हैं, इसलिए उसका दोगुना कर दिया जाता है। तो ये जो चौड़ाई हमको प्राप्त होती है ये केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई कहलाती है। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है बीटा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा D बटे स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, 2 इंटू लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। इसको अपन दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, ये हो जाता है हमारा तीसरा इक्वेशन।
अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जब प्रकाश का विवर्तन होता है तो जो प्रकाश की जो तरंगें जो होती है उसको दूसरे लेंस के द्वारा, जिसको अपन लेंस L2 से दर्शाते हैं, उस लेंस के द्वारा पर्दे पर फोकसित किया जाता है। इसलिए जो उत्तल लेंस, जो दूसरा जो उत्तल लेंस है जिसके द्वारा हम किरणों को पर्दे पर फोकसित करते हैं, उसकी जो फोकस दूरी जो होती है वह स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि इक्वल टू f, जहाँ f उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, अतः समीकरण 3 से हमको प्राप्त हो जाता है बीटा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा एफ बटे स्मॉल डी। यह एक और फार्मूला है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए। तो बीटा 0 इज इक्वल टू 2 लेमडा एफ बटे स्मॉल डी। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए फार्मूला है। अब हम इसके बाद देखते हैं निम्निष्ठों की चौड़ाई, सॉरी उससे पहले अपन देखते हैं द्वितीयक उच्चिष्ठों की चौड़ाई। इसके बाद देखते हैं उच्चिष्ठों की यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो द्वितीयक उच्चिष्ट जो बनता है वह दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच बनता है। द्वितीयक जो उच्चिष्ट होता है वह दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच बनता है। इसलिए हम जब द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो इसमें दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है उसका अंतर कर देते हैं, जिससे हमें द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए, द्वितीयक उच्चिष्ट ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि द्वितीयक उच्चिष्ट दो निम्निष्ठों के बीच की दूरी होती है, मतलब दो निम्निष्ठों के बीच द्वितीयक उच्चिष्ट बनता है। इसलिए हम जब द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है निम्निष्ठों की स्थिति के लिए फार्मूला, चूंकि निम्निष्ठों है y1 इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये nवें निम्निष्ठ की स्थिति है, nवें निम्निष्ठ की स्थिति यहाँ लिख सकते हैं। nवें निम्निष्ठ nवें निम्निष्ठ की स्थिति yn इज इक्वल टू n लेमडा d बटे स्मॉल d। इसको चाहो तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे सकते हो 4 के बाद 5, तथा पहले का जो निम्निष्ठ होगा वह n-1वां निम्निष्ठ होगा। n-1 में 1 जोड़ेंगे तो n आएगा, तो n-1वें निम्निष्ठ की स्थिति। तो n-1वें निम्निष्ठ की स्थिति इस सूत्र में n बराबर n-1 रखने से हमको प्राप्त होता है। इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू n-1 रखेंगे, फिर लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। यह हो गया समीकरण नंबर 6वां। अतः द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई जो होगी वह nवें निम्निष्ठ की स्थिति में n-1वें निम्निष्ठ की स्थिति को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर
अतः nवें द्वितीयक उच्चिष्ट चौड़ाई, ये क्योंकि द्वितीयक उच्चिष्ट है इसलिए इसकी चौड़ाई को बीटा मैक्सिमम से दर्शाते हैं। इसकी चौड़ाई को बीटा मैक्सिमम से दर्शाते हैं और यहाँ पर बीटा मैक्सिमम इक्वल टू मिलेगा yn माइनस y माइनस 1। इसके बाद हम इसे मान रखते हैं तो ये हमको मिल जाता है बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू yn का मान रखेंगे n इंटू लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d माइनस इसका मान रखेंगे n माइनस 1 इंटू लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस चिन्ह है सामने में, इसलिए पहला पद मिलेगा n लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और ये मिलेगा लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। इसके बाद देखिए यहाँ पर n लेमडा d बटे d धनात्मक है और n लेमडा d बटे d ऋणात्मक है, इसलिए दोनों कैंसिल। यहाँ पर बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो ये जो फार्मूला है द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई के लिए सूत्र है। चूँकि हमको पता है कैपिटल D इज इक्वल टू f उत्तल लेंस की फोकस दूरी से प्रकाश की किरणों को पर्दे पर फोकसित किया जाता है होता है। इसको इक्वेशन नंबर 7वां दे देते हैं। अभी चूंकि अपन को पता है D बराबर F होता है, अतः यहाँ से हमको मिल जाता है B मैक्सिमम इज इक्वल टू लेमडा F बटे D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पर जितने भी द्वितीयक उच्चिष्ट जो होते हैं उनकी चौड़ाई हमेशा एक समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में जो द्वितीयक उच्चिष्ट बनता है उसकी चौड़ाई हमेशा एक समान होती है। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे निम्निष्ठों की चौड़ाई। अब निम्निष्ठों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो निम्निष्ठ जो होता है वह पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसमें जो द्वितीयक उच्चिष्ट जो होते हैं क्रमागत दो द्वितीयक उच्चिष्ट उसके बीच की जो चौड़ाई होती है वही निम्निष्ठों की चौड़ाई होती है, क्योंकि दो क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच निम्निष्ठ बनता है। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि द्वितीयक उच्चिष्ट कहाँ पर बनता है? दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच द्वितीयक उच्चिष्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार से दो क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच निम्निष्ठ बनता है। इसलिए निम्निष्ठों की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दो क्रमागत द्वितीयक उच्चिष्टों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। चूँकि हमारे पास फार्मूला है द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति के लिए, द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति इस सूत्र से दी जाती है yn डैश इज इक्वल टू 2n+1 बटे 2 इन लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। इस सूत्र से द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति का, तो इसे यदि हम
nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति माने तो n-1वें द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति हमें मिल जाता है n बराबर n-1 रखने पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति y एन डैश इक्वल टू हमको मिलता है n+1/2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं हम। चलो यहाँ पर इसको पहले ही इक्वेशन दे दें, तथा n-1वें द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति। इसकी स्थिति कैसे ज्ञात होगी? हम n के स्थान पर n-1 रख देते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है y एन डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर रख सकते हैं हम 2 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है y n-1 डैश इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं 2n-2 प्लस 1, मतलब ये मिल जाएगा 2n-1 बटे 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर दूसरा। अतः निम्निष्ठों की जो चौड़ाई जो होगी वह हमको चूँकि ये निम्निष्ठ है इसलिए हम इसे बीटा मिलते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः nवें निम्निष्ठ की चौड़ाई बीटा मिनिमम, इसको हम बीटा मिनिमम से दर्शाते हैं। मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, तो बीटा मिनिमम इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा y एन डैश में y n-1 डैश को घटाने पर, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है बीटा मिनिमम इज इक्वल टू y एन डैश का मान रखेंगे 2n+1 बटे 2 इंटू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। इसमें घटेगा ये वाला 2n-1 बटे 2 इंटू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर हमको मिल जाएगा बीटा मिनिमम इज इक्वल टू, दोनों जगह लेमडा डी बटे स्मॉल डी कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, तो ये हमको इस प्रकार से मिलेगा 2n+1 बटे 2 माइनस 2n-1 बटे 2 इंटू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे हल करते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है बीटा मिनिमम इज इक्वल टू, जैसे हम भिन्नात्मक संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हैं उसी आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। तो इन दोनों भिन्नात्मक संख्याओं के हर में 2 है, इसलिए लघुत्तम 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, लघुत्तम 2 आएगा, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 2n+1 माइनस
2n, चूँकि सामने में माइनस है इसलिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो 2n कैंसिल हो जाएगा, ये हमको प्राप्त हो जाता है बीटा मिनिमम इज 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 1, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है लेमडा डी बटे स्मॉल डी। तो ये हमारा अगला फार्मूला हो गया, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 से दर्शा सकते हैं। यह निम्नलिखितों की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। चूँकि हमको पता है यहाँ पर d का मान स्मॉल f के बराबर होता है, अतः इसी सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल f, जहाँ f लेंस L2 की दूरी है। अतः समीकरण 3 से ये हमको प्राप्त हो जाता है इज इक्वल टू लेमडा f बटे स्मॉल डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 और 3 ये निम्नलिखितों की चौड़ाई को व्यक्त करता है। तो अभी हमने देखा निम्नलिखितों की चौड़ाई के लिए व्यंजक बीटा मिनिमम इज इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी और बीटा मिनिमम इक्वल टू लेमडा एफ बटे स्मॉल डी। ये निम्नलिखितों की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। यहाँ पर जो निम्नलिखित की जो चौड़ाई होती है वो हमेशा एक समान होती है और वह हमें बीटा मिनिमम इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी के बराबर प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे अब रिजु कोर के द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है। हमारा अगला टॉपिक है रिजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन। जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा था, रिजु कोर द्वारा प्रकाश का जो विवर्तन होता है वह फ्रेनेल विवर्तन का उदाहरण है। तो फ्रेनेल विवर्तन के अंतर्गत हम देखेंगे रिजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन। रिजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन। रिजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत होता है जिस एक पर्दा रखा गया होता है और एक तीक्ष्ण अवरोध रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में मान लो S एक प्रकाश स्रोत है। चूँकि ये बिंदु स्वरूप भी हो सकता है या फिर ये स्लिट के रूप में भी हो सकता है। यदि बिंदु स्वरूप होगा तो इससे निकलने वाले जो तरंगाग्र हैं वो गोलाकार तरंगाग्र होंगे और यदि स्लिट के रूप में यह होगा तो इससे निकलने वाली जो तरंगे हैं वह बेलनाकार तरंगाग्र होगी। तो इसको यदि अपन इस प्रकार से दर्शाएं, एक तरंगाग्र है जिसे हम W
डब्ल्यू डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब इसके कुछ ही दूरी पर एक पर्दा है, मान लो ये एक्स वाई, और यहाँ पर एक तीक्ष्ण धार वाला अवरोध जिसे हम ए बी से दर्शाते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। रिजु कोर का मतलब होता है एक सीधा कोर, और यहाँ पर चूंकि ये नुकीला है इसलिए हम इसे तीक्ष्ण धार वाला रिजु कोर कहते हैं। और हम जानते हैं विवर्तन जो होता है, जो विवर्तन की जो घटना होती है तीक्ष्ण धार वाले जो होता है उसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ज्यामिति जो होती है, प्रकाशी की ज्यामिति जो होती है, उसके अनुसार यदि ये अवरोध है ए बी और एस से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर ये मान लो यदि केंद्रीय स्थिति है जिसको अपन ओ से डिनोट करें, तो उस स्थिति में ऐसा होना चाहिए कि अवरोध के जो पैरेलल है, जो समान ओ आई वाला हिस्सा, ये पूरा अंधकार होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अवरोध है ए बी, तो ये पूरा हिस्सा ओ आई अंधकार में दिखना चाहिए। और इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश है इस अवरोध के ऊपर पर्दे पर पड़ रही है ओ एक्स पर, तो ए ओ एक्स जो है पूरा चमकीला दिखाई देना चाहिए या प्रकाशित दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा एस का प्रकाश पर्दे के ओ एक्स वाले हिस्से पर पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता का क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ओ आई, इसमें ओ के नीचे कुछ हिस्सा भी प्रकाशित दिखाई देता है। ओ के कुछ हिस्सा नीचे मतलब वहाँ पर मान लो बिंदु P1 है, तो O से P1 तक भी कुछ हिस्सा देता है। और ऊपर की ओर जब जाते हैं OX की ओर, तो इधर पूरा का पूरा चमकीला जो दिखाई देना चाहिए वह एक समान दिखाई नहीं देता। O के समीप तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, और जैसे जैसे हम O से X की ओर जाते जाते हैं प्रकाश की तीव्रता क्रमशः कम होते जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ दीप्त और कुछ अदीप्त फ्रिंज क्रमागत बनते हैं इस पर्दे पर OX वाले हिस्से में। तो रिजु कोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन में यही होता है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत के सामने यदि एक तीक्ष्ण धार वाला रिजु कोर रख दिया जाए तो उस स्थिति में पर्दे पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं, जिसमें O के निचले वाले हिस्से में भी कुछ प्रकाश अतिक्रमित कर जाता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकाश का अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ पर O से P1 ये अंधकार में दिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर OP भी कुछ चमकीला दिखाई देता है, जिसको हम प्रकाश का अतिक्रमण कहते हैं, और यह घटना रिजु कोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन को बताती है। इसके बाद तो ये हो गया रिजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेनेल दूरी। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेनेल दूरी। फ्रेनेल दूरी को हम ZF से दर्शाते हैं, कैपिटल ZF। फ्रेनेल दूरी क्या होता है? फ्रेनेल दूरी किसी स्लिट से वह दूरी होती है जहां तक प्रकाश का फैलाव स्लिट के आकार के बराबर होता है। फ्रेनेल दूरी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? फ्रेनेल दूरी किसी स्लिट से वह दूरी होती है जहां तक प्रकाश का फैलाव स्लिट के आकार के बराबर होता है, और इसे हम ZF से दर्शाते हैं। हमको पता है एकल स्लिट में जब विवर्तन होता है तो विवर्तन प्रतिरूप में जो केंद्रीय उच्चिष्ट के किसी ओर उसके जो प्रथम निम्निष्ट के लिए जो कोणीय स्थिति जो होती है उसको हम उसके लिए समीकरण होता है थीटा बराबर लैम्डा बटे डी। निम्निष्ट के लिए जो कोणीय स्थिति जो होती है उसे हम थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बटे डी इस सूत्र से हम
दर्शाते हैं। ये सूत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? निम्न स्थितियों के लिए हमने देखा था डी साइन थीटा बराबर जो लेमडा जो होता है निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित की जो स्थिति होती है वह होती है डी साइन थीटा बराबर लेमडा। इससे हमको प्राप्त होता है थीटा बराबर लेमडा बटे डी। इस सूत्र से ब्रैकेट में हम इसको याददाश्त के लिए लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू प्राप्त होता है लेमडा बटे डी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर पहला। अब यहाँ पर यदि स्लिट से पर्दे की दूरी को हम कैपिटल डी से दर्शाएं, अब यदि स्लिट से पर्दे की दूरी को कैपिटल डी, तो उस स्थिति में केंद्र का जो रैखिक फैलाव जो होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट का रैखिक फैलाव, केंद्रीय उच्चिष्ट का जो रैखिक फैलाव जो होता है वह y बराबर डी थीटा इस सूत्र से दिया जाता है। ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो वहाँ से थीटा बराबर हमको मिलेगा चाप y बटे त्रिज्या d। तो उस कंडीशन से हमको ये मिला है y बराबर d इंटू थीटा। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से थीटा का मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमको मिल जाता है यहाँ पर y बराबर d लेमडा इंटू कैपिटल D बटे स्मॉल d। तो y बराबर हमको मिलता है लेमडा d बटे स्मॉल d। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर। अब जो है स्लिट के आकार का हो, यह फैलाव के आकार का हो, तो हमको पता है स्लिट का जो चौड़ाई जो होता है वह स्मॉल d के बराबर है। मतलब यदि y बराबर स्मॉल d हो तो उस स्थिति में कैपिटल D जो होता है वह फ्रेनेल दूरी के बराबर होता है। जैसे परिभाषा में बताया गया है कि यदि y का मान जो स्लिट है उसकी चौड़ाई के बराबर हो या उसकी दूरी के बराबर हो, रैखिक फैलाव जो है स्मॉल d के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो स्लिट है उससे पर्दे की जो दूरी है वही फ्रेनेल दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, अब यदि y का मान स्मॉल d के बराबर हो तो d का मान फ्रेनेल दूरी के बराबर होता है, अर्थात d बराबर होता है ये ZF के बराबर। अतः समीकरण 3 से हमको ये मिल जाएगा, मान रख देते हैं, y का मान रखेंगे हम स्मॉल d और d का मान रखेंगे f। तो ये हमको मिल जाता है बराबर लेमडा इंटू डी का मान रखेंगे बटे स्मॉल d, या यहाँ से हमको मिल जाता है ZF इज इक्वल टू d का वर्ग बटे लेमडा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4। तो समीकरण 4 ये फ्रेनेल दूरी के लिए व्यंजक है। तो फ्रेनेल दूरी ZF बराबर होता है d का वर्ग बटे लेमडा, जहां d स्लिट की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य। अब हम यहाँ पर फ्रेनेल दूरी से संबंधित एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न लिख लीजिए। फ्रेनेल दूरी से संबंधित आंकिक प्रश्न। प्रश्न लिखिए।
द्वारक की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। एक द्वारक की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। 1000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रेनेल दूरी ज्ञात कीजिए। के प्रकाश के लिए फ्रेनेल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह है हमारा प्रश्न। इसका हल देखते हैं। यहाँ पर जो प्रयुक्त होगा वो सूत्र है फ्रेनेल दूरी के लिए, जो फार्मूला है ZF इज इक्वल टू डी स्क्वायर बटे लेमडा। इस सूत्र का प्रयोग होगा ZF बराबर बटे लेमडा। यहाँ पर देखिए क्या द्वारक की चौड़ाई दिया है, तो द्वारक की चौड़ाई का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस में से होकर के जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो प्रवेश कर रही है, अर्थात द्वारक का मतलब है यहाँ पर स्लिट जो है उसकी चौड़ाई। तो स्लिट की चौड़ाई दिया है, मतलब ये d का मान दिया है यहाँ पर, d बराबर दिया है 1 मीटर। जब भी हम न्यूमेरिकल का प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होता है, खास करके जहाँ पर जो मान ज्ञात करना होता है तब। यदि अनुपातिक वाले जो प्रश्न जो होते हैं उसको हल करना होता है तो वहाँ पर जो मात्रक जो होते हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न हल करना होता है वहाँ पर सभी को एक ही पद्धति के मात्रकों में बदलना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए d का मान मिलीमीटर में दिया है और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर में दिया है। दोनों के मान अलग अलग दिए हैं, इसलिए इनको हम दूरी के एक ही मात्रक में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए d बराबर 1 है, इसका मान हो जाता है, मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 1 × 10 टू पावर 3 मीटर। उसके बाद लेमडा बराबर दिया है 1000 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर -9, नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर -9, या इसको हम लिख सकते हैं 1000 × 10 टू पावर -9 मीटर। आप चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अनुलग्न जो होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे 10 टू पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 टू पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 टू पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 टू पावर 9 को -9 को नैनो कहा जाता है, 10 टू पावर -12 को पिको बोलते हैं, और 10 टू पावर -15 इसको फेमटो बोलते हैं। इसी प्रकार 10 टू पावर -18 होता है, उसको एटो कहा जाता है। तो ये अनुलग्नक होते हैं, इनको चाहो तो आप लिख सकते हो या याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए d का मान हमको मिल गया 1 × 10 टू पावर -3 मीटर, और लेमडा का मान मिल गया 1000 × 10 टू पावर -9 मीटर। अतः फ्रेनेल दूरी ZF इक्वल टू d का स्क्वायर बटे लेमडा। इस सूत्र से मान रख देते हैं, ये हमको मिलेगा ZF बराबर
1 इंटू 10⁻³ पूरे का होल स्क्वायर बटे लेमडा का मान हो जाएगा 1000 गुणित 10⁻⁻9। तो यहाँ से हमको मिल जाता है ZF तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 10⁻⁻6 और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 और ये हो जाता है ZF बराबर, यहाँ पर देखिए आधार समान होने पर घात तो नीचे में हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 10⁻6, ये अंश में हो गया, नीचे भी हो जाता है 10⁻³ - 9 = -6। तो ये हमको प्राप्त हो जाता है ZF = 1। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है मीटर। क्यों मीटर होगा? यहाँ पर देखिए दूरी का वर्ग है तो मीटर का वर्ग बटे ये मीटर, तो मीटर के वर्ग से 1 मीटर कैंसिल हो गया और ये हमको मिल गया ZF = 1 मीटर। तो इस प्रकार से ये ZF बराबर 1 मीटर यहाँ पर फ्रेनेल दूरी का मान प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक, धन्यवाद।